हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर नंबर 5 इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो से। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे ही क्षेत्र की बात की जा रही है। हमारे को अगर कोई दूसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ाता है ना, तब हमारे को उतना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्योंकि हमारे को लगता है क्या है यार, किस क्षेत्र की बात चल रही है। लेकिन जब हमारे क्षेत्र की बात की जाती है, हमारे आसपास के इलाके की बात की जाती है, तो उसके अंदर हमारे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उस कहानी को सुनने में हमारा बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इसी चैप्टर के अंदर वो मज़ा मिलने वाला है आपको। समकालीन दक्षिण एशिया, ये हमारे ही क्षेत्र की बात करी जा रही है इस चैप्टर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा डिटेल में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। ठीक है, कंटेम्प्ररी समकालीन का मतलब होता है प्रेजेंट में, जो अभी चल रहा है। समकालीन का मतलब क्या होता है? जो अभी इस टाइम पे वर्तमान में चल रहा है, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि अभी के टाइम पे जो दक्षिण एशिया चल रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता। अब अच्छा ऐसा करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि भाई दक्षिण एशिया कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है दक्षिण एशिया, यानी कि एशिया के दक्षिणी भाग की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, एशिया के दक्षिणी भाग, एशिया के साउथ वाले रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर मैं एशिया के साउथ रीजन को यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके अंदर हमारी कंट्री आती है, उसके अंदर इंडिया आता है। ठीक है, और इंडिया को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं करना है, बस हमारे को एक लंबी सी लाइन खींचनी है, सीधी लंबी सी लाइन। उसके बाद ऊपर की साइड थोड़ा जाके हमारे को क्या करना है, इस वाली लाइन को छोटा रखना है और इस वाले भाग को थोड़ा बड़ा रखना है। और कुछ नहीं करना, आपको बस ऊपर दिल बनाना है, साइड में दिल बनाना है और एक इधर दिल बनाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करके इंडिया को बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ेगी और मज़ा भी आएगा, बढ़िया बनेगा। ठीक है, और ऊपर से ऐसे लेके आओगे जब, तो एक बार आपको नीचे आना है और फिर जो है ना इसको यहाँ पे मिला देना है और यहाँ से नीचे बस ये बन गया हमारा इंडिया। तो इंडिया जो है दक्षिणी एशिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्री आती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे को पता है कि भाई इंडिया के, अगर मैं इस साइड की बात करूं, यानी कि वेस्ट की अगर हम बात करें, पश्चिम की, तो यहाँ पर हमारे को अपना जो है ना पाकिस्तान देखने को मिलता है। हमारा प्यारा सा दुश्मन पाकिस्तान देखने को मिलता है हमारे को। उसके अलावा उसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक और कंट्री आती है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ठीक है, क्या नाम है? अफगानिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने ये CDC बनाई है ना, यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे मिलाते हो तो ये बनता है आपका नेपाल। और नेपाल के ऊपर जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमारा भूटान है। यहाँ पे क्या है? हमारा भूटान। ठीक है, और इधर ये बगल में हमारे साइड में कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और यहाँ पे हमारी छोटी सी कंट्री नीचे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे। और उधर वो इधर आ जाता है हमारा कौन सा? म्यांमार आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है हमारी? म्यांमार। ठीक है, तो अब जैसे क्या है, दक्षिणी एशिया जो है ना, इस वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी एशिया इस वाले रीजन को कहा जाता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये एशिया के दक्षिण के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना टोटल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? टोटल 7 देश आते हैं। लेकिन आज के समय में इस 7 देशों के अंदर अफगानिस्तान और म्यांमार, इन दोनों कंट्रियों को भी जो है इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि आज के समय में इस क्षेत्र के अंदर अफगानिस्तान और म्यांमार के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज के समय में ये दोनों कंट्रियां भी जो है ना अपनी टांग अड़ाती रहती है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पे अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो वही बात यहाँ पर जो है ना मैंने लिख दिया अच्छे से। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बारी कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव और शत्रुता, मतलब कि ये जो हमारा दक्षिण एशिया है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे को सद्भाव भी देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ की जितनी भी ये कंट्रीज है ये एक दूसरे के साथ सद्भाव भी रखती है, मतलब कि अच्छा भाव रहता है इनका एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ शत्रुता भी रहती है। समझ आ रहा है? मतलब कि ये क्षेत्र ही ऐसा है, यहाँ पे क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ सद्भाव भी रखती है और साथ साथ क्या है, शत्रुता भी रखती है।
मतलब मित्रता भी देखने को मिल रही है और शत्रुता, दोनों चीजें यहाँ पे, ठीक है। आशा भी है और निराशा भी है। यहाँ पे कंट्रीज के बीच में आशा भी रहती है, एक होप भी रहती है, लेकिन साथ साथ क्या रहती है, उसके निराशा भी है। तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ चलते हैं। मतलब कि यहाँ जो कंट्री जो है ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा शंका भी करती है, शक भी करती है, लेकिन साथ साथ कई बार हमारे को इन कंट्रियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी देखने को मिलता है। समझ आ रहा है? हमारे सामने कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, तो उसके अंदर हमारे को इस टाइप का आंसर लिखना पड़ता है कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्वास भी रहता है, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रति जो है ना शंका भी करती है, निराशा भी है और आशा भी है, मित्रता भी रहती है और शत्रुता भी रहती है। तो इस टाइप से हमारे को बताना पड़ता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब कि अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो उत्तर में हमारे को क्या देखने को मिलती है, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिल रही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो वही बात इसके अंदर बताई गई है कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण का हिंद महासागर, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया के नीचे जो पूरा सागर होता है उसका नाम क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पर हमारा हिंद महासागर आ गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे क्या है, पश्चिम का अरब सागर। अच्छा, पश्चिम कहाँ पर होता है, अगर हम बात करें तो सीधे हाथ पे होता है ईस्ट, ठीक है, और उल्टे हाथ पे क्या होता है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, यानी कि जो इधर के साइड जो जितना भी सागर है उसका नाम क्या है, अरब सागर, ठीक है। इंडिया के नीचे कौन सा महासागर, हिंद महासागर, पश्चिम के अंदर अरब सागर, और उसके अलावा लिखा है पूर्व में विद्यमान बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर हमारे को बंगाल की खाड़ी देखने को मिल रही है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो लिखा है उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, हमने बना दी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद लिखा है दक्षिण का हिंद महासागर, तो दक्षिण में हिंद महासागर बना दिया, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से हमारे को जो ये क्षेत्र है ना, ये अलग से एक प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में, एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। मतलब कि ये पूरा क्षेत्र जो है ना अलग से ही हाईलाइट होता है। हमारे को देखने में ऐसा लगता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है ना अलग ही पूरा पैकेज है। समझ आ रहा है? अलग ही पूरा पैकेज देखने में लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा पैक हो रखा है क्षेत्र और पूरी दुनिया से एक तरीके से अलग है, कुछ विशिष्ट है इस क्षेत्र के अंदर। समझ आ रहा है? तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है, इसके बारे में बताएं। तो हमारे को इस तरीके से बताना पड़ेगा कि उत्तर में जो है विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर और पश्चिम के अंदर अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और इन सारी चीज़ों की वजह से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। समझ आ रहा है? बस अभी हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया किस टाइप का क्षेत्र है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा लिखा है कि भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीन चीजें हैं, ठीक है। भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन तीनों चीजों में जो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे को खुद ही पता है कि भाई अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हर मामले को लेकर, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा को लेकर इंडिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, हर एक राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। समझ आ रहा है? उसके अलावा सामाजिक डाइवर्सिटी हमारे को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्तर के अंदर जितनी भी सोसाइटी है, जितना समाज है, वो अलग टाइप से चलता है। दक्षिण की बात करें तो वो अलग टाइप से चल रहा है, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है। समझ आ रहा है? यानी कि सामाजिक डाइवर्सिटी भी है। उसके अलावा सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर कितनी सारी संस्कृतियाँ पाई जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर कई ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भाषा को लेकर, समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, और इन सारी डाइवर्सिटी के लिए, इन सारी विविधता के लिए भौगोलिक विशिष्टता ही जिम्मेदार है। समझ आ रहा है? मतलब कि ये जो डाइवर्सिटी है ना, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार क्या चीज़ है, भौगोलिक विशिष्टता। भौगोलिक विशिष्टता की वजह से ये सारी डाइवर्सिटी आ रही है। अब आप खुद बताइए कि भाई यहाँ पे अगर हम इंडिया के नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे जैसे क्या है, इधर जो है ना ठंडा इलाका हमारे को ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ठंडे इलाके यहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे को।
समझ आ रहा है? यानी कि आप खुद ही बताइए, आप जो ठंडा इलाका है वहां के जो लोग जो है उनकी क्या होगा, संस्कृति क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। उनकी जो है संस्कृति अलग टाइप से चलेगी, उनका खाना पीना अलग होगा, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा। जबकि अगर हम साउथ की बात करें तो उनकी भौगोलिक विशिष्टता अलग है, वहाँ की जो है ना, यहाँ पे भौगोलिक विशिष्टता बिल्कुल अलग है ऊपर से। इसलिए यहाँ पे क्या है, इनका रहने पहनने का तरीका जो है अलग होगा, समझ आ रहा है? खाने पीने का तरीका इनका अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि भौगोलिक विशिष्टता जो है ना वो पूरे क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, और पाकिस्तान में अलग देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान में अलग है, नेपाल में अलग चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से ही क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक विशिष्टता है वो अलग है, ठंडे इलाके वाली है, इसलिए यहाँ की संस्कृति अलग है। और अगर साउथ के अंदर ज़्यादा गर्मी आ रही है तो वहाँ की संस्कृति क्या होगी, अलग होगी। यानी कि जो भी डाइवर्सिटी है, उन सारी डाइवर्सिटी, उन सारी विविधता के लिए जिम्मेदार क्या चीज़ है, भौगोलिक विशिष्टता। ये बात समझ में आई? तो वही लिखा हुआ है कि भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता के लिए भौगोलिक विशिष्टता ही जिम्मेदार है। उसके बाद लिखा है कि इस क्षेत्र में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। समझ आ रहा है? मैंने बताया था ना अभी कि भाई ये जो पूरा क्षेत्र है इसके अंदर 7 देश हैं वैसे तो, लेकिन आज के समय में इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, उनको भी शामिल किया जाता है। और चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, बट दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। समझना, चीन जो है ना वो इस क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव जो है ना वो फैलाता रहता है एक तरीके से। चीन जो है ना इस क्षेत्र का क्या है, एक प्रमुख देश के तरीके से जो है ना आता रहता है हमारे सामने, लेकिन फिर भी बट दक्षिण एशिया का वो हिस्सा नहीं है। अब क्यों हिस्सा नहीं है? क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई चीन जो है ना वो इन हिमालय पर्वत श्रृंखला से ऊपर आता है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इन्होंने क्या कर दिया है, एक तरीके से चाइना को इस पूरे क्षेत्र से जो है ना अलग कर दिया है। इसलिए हम इस क्षेत्र के अंदर चाइना को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि भाई चीन जो है ना इस क्षेत्र का क्या है, एक प्रमुख देश है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के अंदर चाइना को इंक्लूड नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उन्होंने चाइना को बिल्कुल इस क्षेत्र से अलग कर दिया है। समझ आया? उसके अलावा दोस्तों दक्षिण एशिया के देशों में समान राजनीतिक प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। समझ आ रहा है? मतलब कि दक्षिण एशिया के अंदर जो है ना किसी भी देश के अंदर एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। मतलब किसी देश के अंदर लोकतंत्र चल रहा है, किसी के अंदर राजतंत्र चल रहा है, कभी तानाशाह आ रहा है। मतलब कि जो राजनीतिक प्रणाली जो होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो एक जैसा किसी भी देश के अंदर नहीं है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि दक्षिण एशिया के देशों में समान राजनीतिक प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। इंडिया और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र रहा है। मतलब जब ये इंडिया और श्रीलंका आज़ाद हुए थे तो इनकी आज़ादी के बाद से यहाँ पर हमेशा लोकतंत्र रहा। उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र भी रहा है और साथ ही साथ सैन्य शासन भी रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र भी बना रहा और कभी कभार ऐसा हुआ कि सैन्य शासन भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जैसे क्या है, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। अब संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है जहां पर संविधान भी है और राजतंत्र भी है। समझ आ रहा है? मतलब कि एक साइड वहां पे संविधान भी चल रहा है और एक साइड राजा महाराजा लोग भी अपना शासन कर रहे हैं, राजतंत्र भी चल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। मतलब कि संविधान भी है और राजतंत्र भी। ठीक है, तो नेपाल में ऐसा था। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। इसके बाद आंदोलन हुए और लोकतंत्र आ गया। ठीक है, 2006 में क्या हुआ था, नेपाल के अंदर आंदोलन हुए थे और उसके बाद नेपाल में क्या था, आंदोलनों के बाद लोकतंत्र आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव जो है ना वो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। ठीक है, मालदीव 1968 तक क्या था, सल्तनत हुआ करता था। उसके बाद में जब मालदीव में 2005 के अंदर जब चुनाव हुए तो उन चुनावों के बाद क्या हो गया, मालदीव के अंदर जो है लोकतंत्र आ गया। अभी बस हम ऊपर से पढ़ रहे हैं सभी देशों के बारे में ताकि हमारे को ये पता चल जाए कि सारे देश है कैसे वास्तव में। समझ आ रहा है? तो अभी बस हम ये देख रहे हैं कि भाई सब में जो है राजनीतिक प्रणाली एक जैसी नहीं है। कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर सैन्य शासन, कहीं पर जो है तानाशाह, कहीं पर जो है वहाँ पे
सल्तनत चल रही है, समझ आ रहा है। तो ऐसा चल रहा था यहाँ पे, मतलब कि सारी चीज़ों के मामले में क्या है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में डाइवर्सिटी भरी हुई है। चाहे भाषा की बात करें, चाहे समाज की बात करें, चाहे हम संस्कृति की बात करें, सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी भरी पड़ी है। और पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक प्रणाली के मामले में भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इतनी बात अभी तक हमने दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ी। उसके अलावा एक बार दोस्तों क्या हुआ था, दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण मतलब सर्वे हुआ था। जैसे आप लोग भी कभी देखते होंगे कि गली में आंटी आती हैं बड़ा सा रजिस्टर लेके, ठीक है, और बाहर आके पूछते हैं कि भाई बताओ आपके घर में कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग इतने इस एज के हैं, कितने लोग बड़े हैं, मतलब कि पूरा एक तरीके से वो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का सर्वे किया गया था एक बार दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में, ठीक है। कितने बड़े देशों के अंदर, 5 बड़े देशों में सर्वेक्षण किया गया था। और यह सर्वेक्षण इसलिए किया गया था, इस बात को पता लगाने के लिए किया गया था कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं या नहीं मानते। समझ आ रहा है। तो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस बात को पता लगाने के लिए ये सर्वेक्षण किया गया था। तो जब ये पूरा हुआ सर्वेक्षण, उसके बाद वहां पर हमारे को पता चला कि भाई दक्षिण एशिया के सारे देशों में जितनी भी जनता रहती है वो सारी की सारी जनता जो है लोकतंत्र को समर्थन देती है, लोकतंत्र को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात हमारे को पता चली कि भाई जब यहाँ पे 5 बड़े देशों में सर्वेक्षण हुआ तो उसके बाद हमारे को ये बात पता लगी कि लोकतंत्र को यहाँ पे क्या है, समर्थन है, उनके सपोर्ट में है सारे लोग। समझ आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि शुरू से मान्यता रही है कि लोकतंत्र केवल संसार के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। सही बात है कि भाई शुरुआत से जो है ना पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मान्यता चलती थी कि जो लोकतंत्र जो है यानी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ संसार के जो बड़े बड़े जो देश हैं, जो पैसे वाले, जो अमीर देश है, धनी देश हैं, उन्हीं के अंदर चल सकता है। समझ आ रहा है। मतलब कि ऐसी सोच थी सबकी कि भाई जो अमीर देश होगा, जो रिच कंट्री होगी, सिर्फ उन्हीं में जो है लोकतंत्र चल पाएगा और बाकी जो गरीब देश है वहां पर नहीं चल पाएगा। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जो विचारधारा जो यहाँ पे चल रही थी, इस दृष्टिकोण से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का क्षेत्र बड़ा है। लेकिन जब दुनिया ने देखा कि भाई दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गरीब कंट्रीज का निवास रहता है, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण एशिया के अंदर लोकतंत्र इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है, इतना फल फूल रहा है, और दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इंडिया, हमारा भारत। जब लोगों ने इस बात को देखा कि भाई दक्षिण एशिया में तो लोकतंत्र बढ़िया से चल रहा है, तब जाके जो दुनिया की जो विचारधारा थी, जो उनका दृष्टिकोण था, उसका जो दायरा था वो और ज्यादा बढ़ गया। समझ आ रहा है। इससे पहले वो लोग सोचते थे कि भाई सिर्फ वो अमीर कंट्रीज ही अपना सकती है, लेकिन जब हमने अपनाया, जब हमने जो है अपने अनुभव किए, एक्सपीरियंस किए, तो हमारे अनुभवों से, हमारे एक्सपीरियंस से लोकतंत्र की जो वैश्विक कल्पना थी, जो पूरी दुनिया की जो कल्पना हुआ करती थी, उसका क्षेत्र क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तरीके से हमने उनकी आंखों को खोलने का काम किया। समझ आ रहा है। तो इस वीडियो में बस हमने इस बात को समझा है कि भाई दक्षिण एशिया किस टाइप का क्षेत्र है, दक्षिण एशिया के बारे में बेसिक जानकारी ली है हमने, बेसिक दायरा लिया है कि भाई दक्षिण एशिया के अंदर 7 देश आते हैं, लेकिन आज के समय में इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जा रहा है। चाइना का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन चाइना इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि चाइना को जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो अलग कर देती है। इतनी बातों को हमने समझा। उसके बाद हमने देखा दक्षिण एशिया जो है वो एक प्राकृतिक विशिष्ट क्षेत्र में आता है, ठीक है, विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र में आता है। मतलब कि जैसे क्या है, ऊपर में उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी, ये सारी चीजें मिलके इसको एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाती है। उसके अलावा दक्षिण एशिया के अंदर आशा भी है, निराशा भी है, वहां पे जो है शंका भी है, लेकिन पारस्परिक विश्वास भी होता है। वहां पे क्या है, शत्रुता भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे सद्भाव भी है। इतनी सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस
कर लिया है। उसके अलावा 5 बड़े देशों में जब वो हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, तो लोकतंत्र को सपोर्ट है, ये बात पता लगी है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि भाई यहाँ पे समान राजनीतिक प्रणाली भी नहीं है, सब में अलग अलग है। जैसे इंडिया श्रीलंका में लोकतंत्र चल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी लोकतंत्र और साथ साथ सैन्य शासन भी चल रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान भी और राजतंत्र भी चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आंदोलन हुए और ये हट गया और लोकतंत्र आ गया। मालदीव के अंदर 1968 तक ये सल्तनत हुआ करता था, लेकिन 2005 में क्या हो गया, ये लोकतंत्र बन गया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे भूटान के बारे में रह गया कि भूटान जो है ना, वहां पे क्या चल रहा है, अभी तक भूटान के अंदर राजतंत्र चल रहा है, क्योंकि वहां की जनता जो है राजतंत्र को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको अच्छा लगता है राजतंत्र, इसलिए वहां पे खुशहाली से जो है राजतंत्र मोनार्की चलती हुई आ रही है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बेसिक जानकारी ले ली है हमने दक्षिण एशिया की। अगली वीडियो में हम यहाँ पे सभी देशों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।